हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम स्पेयर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अभी 16 तारीख तक चलेंगे, 16 जनवरी तक। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी ग्रुप डी के, जो टेक्स्ट बुक के जो मॉक करवा रहे थे, उसमें अपन लगभग 30 मॉक करवा चुके हैं। तो हम जो अभी आज जो मॉक करवाएंगे वो करवाएंगे टेक्स्ट बुक का आरआरबी ग्रुप डी ऑफिशियल मॉक टेस्ट 3। ठीक है, जो कि प्रेजेंट में जो पैटर्न चल रहा है, न्यू पैटर्न, जिसमें करंट अफेयर ज़्यादा आ रही है, साइंस अच्छी ठीक ठाक पूछी जा रही है, उसी पैटर्न पर आधारित है। आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि कल ही रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आरआरबी ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी सेक्शन कर दी गई है। तो जल्दी उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि जिन लोगों के एग्ज़ाम हो चुके और जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा पेपर बिगड़ गया, उनके लिए एक और मौका है आप लोगों के लिए, जो 22,000 वैकेंसी का आने वाला है। तो तैयारी मत छोड़ना, आप लोग प्रॉपर तैयारी करते रहे। इस बार ग्रुप डी की जो अपन ने तैयारी की थी ना, वो थोड़ी सी मॉक ही करवा पाए थे अपन। लेकिन जो ये 22,000 वैकेंसी आएगी ना नई वाली, इसमें अपन पूरे तो प्रीवियस ईयर करवाएंगे, न्यू मॉक करवाएंगे, क्लासेस लगवाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें करवाएंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहे, आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलो मॉक नंबर 3 शुरू करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो आप लोगों को जो ज़्यादा टाइम वो ख़राब करूँगा नहीं। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहाँ मिलती है? आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी वहाँ पे, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, कितनी वैकेंसी आती है, सब देखने को मिल जाता है। तो चलो मॉक नंबर 3 शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि अपन सबसे पहले अभी ये मॉक जो आया है, ये सेक्शनल मॉक है। इनकी सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो अपना स्ट्रॉन्ग चीज़ है मैथमेटिक्स, जो भी स्ट्रॉन्ग हो वो करते हैं। हम करेंगे मैथमेटिक्स, उसके बाद रीजनिंग, फिर जीएस, फिर जीके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैथ का पहला क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसको देखना। एक आदमी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन से 420 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है। 50 किलोमीटर की गति के गाड़ी से वापस लौटता है और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है, ज्ञात कीजिए। देखो, एक तो जो लोग नॉर्मल तरीके से सोचेंगे वो क्या करेंगे, मेरी बात को समझना, वो 75 का 420 में भाग देंगे और घंटे निकालेंगे, इनकी हावर निकालेंगे। इसी तरीके से 50 का भाग देके हावर निकालेंगे। ठीक है, और वो जो हावर होंगे उनमें इस 420 में भाग दे देंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, आप लोग आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, T(xy)/x+y। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब कहीं पे जा रही हो, वापस आ रहे हो और एवरेज स्पीड पूछा हो। देखो, जहाँ डिस्टेंस समान हो, दोनों में डिस्टेंस समान है, तो डिस्टेंस समान है तो बेसिक मत करना और लोगों की तरह मत करना। डिस्टेंस समान होते ये फॉर्मूला, जहाँ भी एवरेज पूछे वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देना बस। यही में सबसे बड़ी आपको पकड़ना क्या था, यही पकड़ना था बस। ये 3 बार गया, 5 बार गया, 5 से 10 बार गया, तो कितना गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बस। अगर आप लोगों ने ये चीज़ पकड़ ली कि डिस्टेंस सेम है, तो बस आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसको सोल्व करने की। ये क्या है, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब, ये क्या है 7 इंटू ये 49 का स्क्वायर है, तो 49 आ जाएगा 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर कट गया, 7 से एक 7 कट जाएगा, -1 का, इनकी 7 का स्क्वायर मिल जाएगा, इनकी 49 मेरा आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ सबको। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहक को धोखा देने के लिए वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और गलत वजन का प्रयोग भी करता है। ओके, और 1 किलो वजन के बजाय
800 ग्राम का प्रयोग करता है। ओके, कितना लाभ हुआ? जब भी मैं कहता हूँ कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसने 120 रुपये अंकित कर दिए, 20% अधिक, वो इस पर क्या है ना 10% की छूट देगा, 1/9 की छूट देगा, यानी कि कितने में बेचेगा? 8/9 में बेचेगा। इसका 8/9 के सॉरी 1/10 होगा ना, ये 9/10 में बेचेगा, 9/10 में, इसका 9/10 में, यानी कि 108 में बेचेगा। जब भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आता है, बेईमान कस्टमर जो भी है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि सीपी और एसपी पर काम किया करो। सीपी और एसपी जी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आप लोग काम करेंगे। सीपी कितना है, यहाँ से मुझे ये जो लाइन है ना यहाँ तक, इससे मुझे एक चीज, मेरा सीपी 100 था और मैंने इसको 108 में बेच दिया, 20% अधिक अंकित करके और 10% की छूट देके। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? लेकिन यहाँ से तो ये 8% तो कमा रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं गलत वजन का भी प्रयोग करूँगा और मैं 1 किलो के बजाय 800 ग्राम। अगर मैं 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा हूँ तो मेरे जो जेब से जो जा रहा है वो तो 800 ग्राम जा रहा है, यानी कि मेरा सीपी तो 800 जा रहा है, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है, मुझे पैसा कितने का मिल रहा है? 1 kg का। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? बस काट दो भाई, 00 से 00, 10 से 10, 10 8 80 और 108। कितना? सीपी मेरा 80 हो गया, 108 मेरा विक्रय मूल्य हो गया, 28 ज़्यादा है तो 28/80 सोल्व कर दो। 10 से 10, ये 7 बार, 4 से 2 बार, 2 से 5 बार, इनकी 35% का मेरा लाभ मिलेगा मुझे इससे। एक बेहतरीन क्वेश्चन, 2 कॉन्सेप्ट लगाए गए इसमें, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो आप लोग दोबारा से वीडियो को देखिए इस क्वेश्चन को। 40 और 81 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या पता है, अभाज्य संख्या निकाल दो। 40 और 80 के बीच 41 होगी, 43 होगी, 47 होगी, 53 होगी, 59 होगी, 61 होगी, 67 होगी, 71 होगी, 73 और 79। बस कितनी हो गई भाई? फिर तो 80 से ऊपर चली जाएगी ना, 83 तो ठीक है। तो 3 6 9 10 संख्याएं होगी। औसत कैसे निकालते हैं? सम ऑफ नंबर्स एंड टोटल नंबर, ऐसे निकालते हैं। तो इनको जोड़ लो। जोड़ते कैसे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जोड़ते कैसे समझना। इसमें से 40 जोड़ो, इसमें से 40 जोड़ो, बाद में जो ये ऊपर की संख्या है उनको बाद में जोड़ लेंगे। 40 40 कितना हो गया? 80 120 और 50 170, 50 220 और 280 340 410 और 480 और 400 550 550 तो मैं नॉर्मली जोड़ने पे आ गया। अब इनको जोड़ दो, 1 और 3 4 और 7 11 14 23 24 और 8 32 35 और 44। बस अब भाग दे दो। कितनी संख्या है? 10 संख्या है। 594 में 10 का भाग दे दो, कितना एवरेज आ गया मेरा? 59.4। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए और जोड़ना आना चाहिए। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 6 है और के का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक आप लोगों को पता है बहुलक कैसे निकालते हैं? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है 6। अब इसने साफ साफ दे दिया 6 आया। अब 6 आया तो एक बार बताओ, 6 सबसे ज्यादा बार होगा, 2 बार 3 बार, तो ये भी यानी कि ये भी जो संख्या है ना वो 6 होगी। 6 2k + 1 क्या होगी? 6 होगी। 6 तो 2k बराबर 5, तो k का मान क्या हो जाएगा? इधर 1 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा, तो k का मान 2.5। कुछ नहीं है, सी मेरा आंसर। देखो, जहां मुझे समझाने का लगेगा मैं वहां समझाऊंगा, जहां नहीं लगेगा उसको मैं थोड़ा सा जल्दी करके निकल जाऊंगा। जहां समझाने की बारी आएगी मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है। ओके, ए भी 9 दिनों में कर रहा है, बी भी 9 दिनों में कर रहा है, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी 1-1 हो जाएगी। मैंने टोटल कार्य 9 मान लिया, ठीक है, तो एफिशिएंसी 1-1 हो जाएगी। सी की सहायता से वो 3 दिनों में कर सकते हैं। 3 दिनों में करेंगे तो एक बार बताओ, अगर इसको 3 दिनों में करना है तो तीनों की मिला के 3 एफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर इन दोनों की 2 हो गई तो सी की भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1
सी अकेले से कितने दिन में पूरा कर लेगा? सी की एफिशिएंसी 1 है और 9 टोटल कार्य है, तो कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 9 दिनों में। आपको देखो ये क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, मैं सही बात बताऊं तो। क्यों? क्योंकि सब जब दोनों बराबर कर रहे हैं तो 9 कार्य मानो एक एक, सिंपल बात है, 3 दिन में करेगा, 3 दिन में बस। आप एक मतलब मैं कहता हूं कि बिना पेन उठाए भी सवाल को कर सकते थे, थोड़ा सा सोच के भी। कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 660 रुपये और 8 वर्षों में 776 रुपये हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो अगर 5 वर्षों में 660 हो रहा है और 8 वर्षों में 776 हो रहा है, जो 116 बढ़ रहा है, ये कितने वर्ष में बढ़ रहा है? 3 वर्ष में। 3 वर्ष का ब्याज 116 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 ईयर का 116/3। क्या 116 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इनके 1 साल का अगर 116/3 हो गया, तो 5 साल का मैं ब्याज निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा भाई? 116 × 3 अपॉन ये 5 × 5, यानी कि 580/3। ये मेरा 5 साल का ब्याज आ गया, समझना। 5 साल में ये क्या है ना, साधारण ब्याज से 760 हो रहा है, यानी कि मिश्र धन मेरा 660 हो रहा है। अगर मैं ये ब्याज घटा दूंगा तो क्या मुझे मूलधन मिल जाएगा? मूलधन में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 660 में से 580/3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1980 - 580/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1400/3। भाई 1980 में से 580 घटाऊंगा, 1400/3। ये मेरा मूलधन आ गया। अब ब्याज दर कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100, ऐसा निकालते हैं। मेरा ब्याज कितना है 1 साल का? 116/3। मेरा मूलधन कितना है बटे मूलधन? 1400, 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 3 × 100। बस सोल्व कर दो भाई, 3 से 3 गया, 00 से 00, 116 में कितना का? 14 का भाग दे दो। अगर मैं इसको 2 से काट दूंगा तो 58/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 8 से 2/7% मेरा इंटरेस्ट रेट आ गया। बस उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना। एक मैंने पूरा लॉजिकली आप लोग को समझाने की कोशिश की है विदाउट फॉर्मूले की। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी वजन के स्थान पर वो कितना 920 ग्राम का वजन का प्रयोग, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अभी मैंने साफ साफ बताया, कि भाई 1 केजी वजन के लिए वो 920 ग्राम का उपयोग कर रहा है, यानी कि वो 920 दे रहा है, लेकिन उसको मिल कितना रहा है? पैसा 1000 का, यानी कि उसकी जेब से 920 जा रहा है और 1000 उसे मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? 80। कितने पे? 920 पे। CPSP का बस आपका ये कॉन्सेप्ट कहीं फेल नहीं होगा। मैं एक बात और बता दूँ, 92 4 से काट दो तो 200/23, 23 8 184 होता है, 8 16 160, यानी कि 23 7 कितना होता है? 161, यानी कि लगभग 8.7 के समथिंग। ये लो, बस जो मैं कॉन्सेप्ट बता दिया वो आपका कहीं फेल नहीं होगा, ये बात गारंटी के साथ दे रहा हूं। जहां जहां ऐसा सवाल आएगा आपको CPSP वाला कॉन्सेप्ट चाहिए ही चाहिए, बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा। एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 35-64 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी बाहरी त्रिज्या और मोटाई कितना? समझना, बाह्य त्रिज्या दे रखी है। अगर कोई भी बेलनाकार पाइप है, बेलन कैसा होता है? मान लो कि मैंने बेलन ऐसे ही बना दिया, ऐसे एक नॉर्मल में बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे बेलन बना दिया, ठीक है। अब इसकी जो 2 बेलन, ये क्या है ना, ये बाहर की जो त्रिज्या है ना, ये तो 12 हो गई और ये मोटाई 3 हो गई, तो इनके अंदर की त्रिज्या क्या होगी? 9 होगी, ठीक है, क्योंकि 12 में से 3 घटा दूंगा तो 9 मिल जाएगी मुझे। एक्चुअल में जो ये पाइप की लंबाई, ये पाइप है, मैं कहता हूँ ये पाइप है। अब ये पाइप की लंबाई ज्ञात कर रहा है, यानी कि H ये पूछ रहा है, समझना। इसका मतलब ये एक खोखला बेलन हो गया। अब खोखले बेलन का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? पाई
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच आयतन। ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। एक तरीके से अपन बेलन का भी निकाल सकते हैं, कैसे, पाई, यानी कि मैं कहूँगा इस आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा दूंगा, यहीं से खोखले बेलन का मिल जाएगा। बस मान रखना है अपना केस में 22/7, 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इंटू एच तो मुझे ज्ञात करना ही है, और 35 64 ये दे रखा है। अब एक चीज़ बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, खोल दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस इसको खोल दो, बस खत्म। 12 + 9 21 और 12 - 9 3 इंटू एच बराबर 35 64। 11 से ये 2 बार काटा, 11 से 3 बार, 2 बार 4 बार, ये 7 से 3 बार, 9 से ये कितने बार काटा, 9 9 3 27, 5 6 बार, तो 2 से काटा 18, यानी कि एच बराबर मेरा आंसर क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सबको। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले एक वर्ग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर, पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर ये क्या है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है ना वह वर्ग का क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन एक्चुअल में ये जो वर्त है ना इसमें पूरा 360 डिग्री आ जाता है, 360 रखते ही कट जाता है, इसलिए वो पाई आर स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे मुझे पूरा 360 डिग्री का नहीं चाहिए, मुझे 45 डिग्री का चाहिए। 45/360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। 45 से 360 कितनी बार जाएगा, 8 बार। 4 से 7 बार गया, ये 2 बार गया, 2 से 14 बार गया, 7 से 7 गया, तो 22 14 कितना आ गया भाई, 14 28 और 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए आंसर हो जाएगा, ए। समझ में आ गया ना वो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला क्यों होता है, क्योंकि वो 360 डिग्री का पूछता है, इस वजह से। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, दोनों का गुणनफल मैं मान लेता हूं एक संख्या 4x है और एक संख्या 5x है। तो 4x इंटू 5x का मान क्या है, 88 20। 4 से कितनी बार गया, 2 2 0 और 5। 5 से ये कितनी बार गया भाई, 4 4 और 1, यानी कि x स्क्वायर बराबर 441। 441 किसका स्क्वायर है, 21 का, तो x बराबर 21 आ जाएगा। बताओ, दोनों का योग पूछा है, इनकी 9x का योग पूछा है, तो 9 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 189 189। देखो एक बात ध्यान रखना कि थोड़ा सा अगर आप लोग सोच पाओ ना, तो इसमें एक चीज़ ये भी सोच सकते हो कि जो भी होगा 9 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 9 के मल्टीप्लाई ये दोनों तो ये नहीं होगा, बाकी तो होंगे। तो भाई यहाँ से तो बैठेगा नहीं, तो फिर आप लोगों को सोल्व ही करना पड़ेगा। चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किए मूलधन पर ब्याज के रूप में 482 रुपये अधिक मिलेंगे। ओके, यदि ब्याज वार्षिक रूप से के स्थान पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक बेसिक बता देता हूँ। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, वार्षिक ये चक्रवर्ती ब्याज पर P1 + R/100 और टाइम यहाँ पे आता है N, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। क्या P1 और 1 के लिए क्या है, इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। इसको अगर अर्धवार्षिक हो जाएगी 10% हो जाएगा अर्धवार्षिक पे, तो मैं इसको 1/10 लिख दूंगा। 1/10 से 10 से 11 N कितने, 4 साल, क्योंकि आधा 2 साल में अगर आधा कर दूंगा तो 4 किस्त हो जाएगी, या मतलब 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। माइनस P/1 + 6/5 N की 2 का अंतर कितना है, 482। ये तो इसको सोल्व कर सकते हो आप, ये सोल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझना मेरी बात को, ये तो अगर इसको सोल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।
अरे यार 11 नहीं आएगा, सॉरी, 1/10 आएगा, ये 1/5 आएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा आपको, जिसको आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। मैं कहता हूं कि भाई इसको सोल्व करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने आप लोगों को एक बार बताओ, 20 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बताया था सर? 44% बताया था। और 10% का मैंने आप लोगों को 4 वर्ष तक याद करवा रखा है। पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 21%, तीसरे वर्ष 33.1%, चौथे वर्ष 46.41%। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है, और ये चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब ये बोल रहा है कि भैया जो 20 साल के 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है ना, वो 44%, और मैं उसको अर्धवार्षिक रूप से यानी कि 10% के ब्याज से दूंगा, तो 4 वर्ष का हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, 2.41 का जो अंतर है वो 482 है। ये कितनी बार जाएगा? लगभग 2 बार जाएगा, 2 बार, है ना। देखो इसको हटा दोगे और नीचे 100 ले आओगे तो इधर 2000 हो जाएगा, ये सॉरी 200 हो जाएगा, 200। 1% का मान कितना हो जाएगा? 200। तो मुझे चाहिए क्या? 100% का मान दो, 20,000 बस। आप लोग देखो, मैंने दोनों तरीके बता दिए एग्जाम में कैसे करना है, और आपको नहीं आता है तो बेसिक आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में जो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 20% से 2 वर्ष के लिए 44% होता है, और 10% से 4 वर्ष के लिए 46.4% होता है। आपको याद होगा तो 5 सेकंड में आप अंतर निकाल लोगे 2.41। जैसे आप अंतर निकालोगे आपको दुगना दिख जाएगा, दुगना दिखते ही दुगना एक ही आंसर है बस। यानी कि ये क्वेश्चन अगर आपको याद है ब्याज प्रतिशत, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया भाई। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वो अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो गलत वजन का प्रयोग करता है, लाभ के रूप में 12.5% लाभ प्राप्त करता है। ओके, और 1 kg वजन के लिए वह कितने ग्राम का प्रयोग करता है? अभी मैंने बताया CPSP का यूज करो जहां भी आए। मेरा ये लाभ कितना? 12.8% प्राप्त करता है। यानी कि मैं 12.5% को क्या लिख सकता हूँ? 1/8। तो 8 से वो 9, यानी कि 8 मेरा CP है, 9 SP है। अब समझना, जो समझने वाली बात है वो अब है आप लोगों के लिए। वो कह रहा है कि 1 kg के लिए वो कितने ग्राम का उपयोग करेगा। यानी कि एक्चुअल में मुझे जो पैसा चाहिए वो 1 kg का चाहिए, तो मैं कितने ग्राम का यूज करूंगा? यानी कि 9 का मान 1000 हो जाएगा, तो 8 का मान मुझे ज्ञात करना है बस, 8 का। तो ये कितना होगा? 8000 बटे 9, 9 8 72, फिर 8 0 फिर 72, ये फिर 8 फिर 8 फिर 8, यानी कि 888.8 ग्राम। क्या आप लोगों को समझ में आ गई? बस CPSP का रेशो चाहिए अपने को। मतलब यही, इससे शॉर्ट आपके लिए एग्जाम में हो ही नहीं सकता भाई। 3 पाइप ABC एक टैंक को भरने के लिए खोले जाते हैं। ओके, मैं क्या कहता हूं कि ABC 3 पाइप खोले जाते हैं। B 18 घंटे में भर सकता है, C 12 घंटे में, और जबकि A पूरी तरह से बड़े टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। 15, इनका LCM ले लो 180। ये 12 एफिशिएंसी आ गई, ये 10 एफिशिएंसी आ गई, और ये कितने आ गए? 15 बस। अब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 5 घंटे बाद एक को बंद कर दिया जाता है। इनकी 5 घंटे तक तो तीनों पाइप चलाए गए। तीनों पाइप, एक बार बताओ, तीनों पाइप मिलके भरने वाले तो 25 भरेंगे, लेकिन खाली करने वाला 12 खाली भी तो करेगा। यानी कि उनकी जो 1 घंटे की जो एफिशिएंसी होगी 25 - 12, इनकी 13 होगी, 13। 5 घंटे में कितना भर देंगे? 65। अगर 65 5 घंटे में भर दिया तो मेरे पास अब पानी कितना बचा बताओ? 135, सॉरी 115। अब ये कह रहा है कि ए को तो मैं बंद कर देता हूँ, ये इनकी ए का मेरा रोल खत्म हो जाता है, इनकी खाली करने वाले का रोल खत्म हो जाता है। अब मैं चलाऊंगा B और C को। ये 25 भरेंगे, 25, तो 2500 होता है। अब ऑप्शन देखो, 2500 4 घंटे प्लस आएगा, 4 घंटे प्लस, एक ही आंसर है। अब सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है तो आपको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सोल्व करके भी देख लेना, वही में आंसर मिलेगा। एक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ एक
तो शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना है बताओ। एक चीज बताओ, जो शंकु के आधार होता है वो कौन सा होता है? वर्त होता है, एक वर्त। वर्त वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr का मान कितना है? 33। 2 × 22/7, आर निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से 33। 11 से 2 बार गया, 11 से 3 बार गया, तो आर बराबर 21/4। ये मेरा आर का मान आ गया। और एक बात तो, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3πr²h यही होता है, तो मान रख दो बस। 1/3 22/7 × 21/4 × 21/4। h कितना है? 16 है। 16 से ये कट गया, 21 से 21 कट गया, तो 22 × 21। 21 दो 42 और 42 और 4 46, बस 462। यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया? सी। कुछ नहीं, फॉर्मूला था, बस सोल्व कर लेना। आपने ये चीज देखा। अब आप एक जो बताओ, क्या इसको सोल्व करने जाओगे, लिखोगे दोबारा? नहीं। ये कितने का स्क्वायर है? 15 का। मैं 115 का स्क्वायर है तो बाहर 15 आ जाएगा। 15 आते 169 हो जाएगा। 154 15 169, ये 13 का स्क्वायर हो गया। 108 + 13 कितना? 121। 11 का स्क्वायर हो गया। 25 + 11 36, यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया। और 10 + 6 यानी कि 16, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया। 4 ऊपर 4 आ गया। इसको सोल्व करने पर मुझे क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब नीचे क्या मिलेगा? √16 + 19 25 × 16। 19 16 कितना हो गया भाई? अगर मैं 20 करूंगा 320 हो जाएगा। अगर मैं 1 घटा दूंगा यानी कि 16 घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 16 19 304। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? अगर देखो, अगर मैं 16 को 0.25 से गुणा कर दूंगा 1/4 से, कितना हो जाएगा? 4। यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई करने पर 308 आ गया। 308 में मैं 16 जोड़ दूंगा तो 324 किसका स्क्वायर हो जाएगा सर? 18 का हो जाएगा। 18 बस सोल्व कर दो। 2/9 मेरा आंसर आ जाए। 2/9 बी। नेक्स्ट, 1.5 और 35 के मध्य अनुपाती तथा 6 और 9 के तृतीय अनुपाती का योग क्या है? मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं? √AB, यानी कि 1.4 × 3 35। और तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं? A²/B, सॉरी B²/A। तो इनके 9 का स्क्वायर अपॉन 6 ऐसे निकालते हैं। ओके सर, ऐसे निकालते हैं। अगर मैं यहाँ से 7 7 ले लूँ, क्या मैं इसको एक काम नहीं कर सकता? 7 × 0.2 लिख सकता हूँ, 7 × 5 लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं 7 ले लूँ, 0.2 को 5 से गुणा करूँगा तो 1 बन जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, यानी कि मध्य अनुपाती। तो मेरा 7 आ गया इसमें। अब 81 में मैं अगर 6 का भाग दे दूँ, क्या आ जाएगा? 13.5। तो 13.5 इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा भाई? 20.5 मेरा आंसर आ गया। बस उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ये आंकड़े दे रखे अपने को कुछ, इनका क्या करना है? प्रीसर यानी कि रेंज, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबको जोड़ दो भाई, सब आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो। कैसे करते हैं बताओ? सबसे छोटा फिर बड़ा, यानी कि 9 10 फिर 12 फिर 12 फिर 13 फिर 15 फिर 14 फिर क्या है? फिर 15 के बाद 16 है ना, 16 फिर 21 फिर 24 और फिर 25। कितनी संख्या होगी? 10। ये भी 10 है। 3 6 9 10। ओके। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज यानी कि परिसर, यानी कि एक्स कैसे निकालूंगा बताओ? परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी है? 25। सबसे छोटी 19, यानी कि मेरा जो परिसर आ गया वो आ गया 16। एक्स का मान आ गया 16। वाई बहुलक है। सबसे ज्यादा बार बहुलक क्या आ रहा है? 12। बस, इनकी 2 × 12। माध्यिका कैसे निकालते हैं? अगर 10 संख्या है तो मैंने आप लोगों को बता दिया, 2 का भाग दे लो। 5 आया तो एक काम करो, -1 कर दो।
यानी कि 4 इधर निकाल दो, 4 इधर निकाल दो, जो बीच की 5वीं और 6वीं संख्या होगी उनका औसत निकाल दो बस। 4 निकाल दी, ये 4 निकाल दी, 15 और 13 यानी कि 28 में 2 का भाग दे दिया मैंने। तो मेरा जो जेड आ गया मध्य का वो आ गया 14, यानी कि ये हो गया 16 प्लस 24 यानी कि 40 माइनस 14 यानी कि 26 मेरा आंसर आ गया। बस आपने जैसे ही माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, रेंज आपकी मिल गई, बहुलक आपको आसानी से मिल गया, ये फायदा हुआ। ए 75,000 रुपये से एक व्यवसाय शुरू करता है और बी 80,000 रुपये के साथ 5 महीने के लिए बाद 5 महीने बाद व्यवसाय में शामिल हो जाता है। सबको पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का रेशो क्या होता है, निवेश इंटू समय, यही होता है। 75,000 को और इसको मैं रेशो में काट लेता हूं तो ये 15 हो गया और ये 16 हो गया। तो यानी कि ए बी, ये एक 15 इन्वेस्ट करेगा, 16 करेगा, ये 1 साल के लिए करेगा। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। ये 12 महीने के लिए करेगा, ये कितने के लिए करेगा, ये 7 महीने के लिए, 5 महीने बाद हो गया ना। तो ये मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, 4 से काटता हूँ 3 बार, ये 4 से 4 बार, अब कटेगा नहीं तो 45 रेशो 28, ये मेरा क्या आ गया भाई, ये मेरा ए और बी का हिस्सा आ गया। अब देखो टोटल कितना है, 4,008 मतलब 4,08,800 अपॉन ये कितना हो गया 73। यहाँ से आप एक बार 45 का मान निकाल लो, एक बार 28 का मान निकाल लो, आप लोग निकाल सकते हो, उम्मीद करता हूँ निकाल सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एग्जाम में आपको ये मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक चीज़ बताओ, क्या मैं इसको 9 इंटू 45 को 5 लिख सकता हूँ, इसको 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ। यानी कि ए में जो भी हिस्सा होगा वो 9 का मल्टीप्लाई होगा, 9 का मल्टीप्लाई एक, और जो भी बी में हिस्सा होगा वो 7 का मल्टीप्लाई होगा। 9 का मल्टीप्लाई ढूंढो, ये 9 का मल्टीप्लाई है, ओके सर ये है, ये है नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही 9 का मल्टीप्लाई है ये वाला। अब 7 का मल्टीप्लाई क्या, बी वाला हिस्सा है, 7 2 14 1 16 यानी कि 14 फिर 2 28 यानी कि 7 का मल्टीप्लाई भी है बस। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपको मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी कैलकुलेशन हार्ड बनती जा रही है तो आप लोग मल्टीप्लाई ढूंढ लिया करो। 3 संख्याएं 2:1:5 के अनुपात में है, ओके, उनका एलसीएम 2:1:5 का अनुपात क्या, एलसीएम क्या होगा बताओ, 10। 10 का मान कितना है 53 80 खत्म, 1 का मान 538। इनमें कॉमन एचसीएफ क्या है, सब में तीनों में मिला के 1 और 1 का मान 538 से बस खत्म। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 210 मीटर और 250 मीटर लंबी 2 ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वह विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। मैं आपको जब जब एक ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट आता है, मैं एक ही चीज़ सबसे पहले लाइन एक ही बोलता हूँ, विपरीत दिशा में चल रही है तो ट्रेन की स्पीड जुड़ेगी और सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में चल रही है तो घटेगी, ओके। और दूसरी लाइन बोलता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति या खंबे को ट्रेन पार कर रही है तो वो अपनी खुद की लंबाई क्या पार कर रही है, क्योंकि व्यक्ति और खंबे की कोई लंबाई नहीं होती। और ट्रेन या प्लेटफॉर्म या पुल किसी को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई वो पार कर रही है। 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, इनकी दोनों की ट्रेनों की स्पीड जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी। 410 और 500 250 कितना हो गया 460। 460 वो पार करेगी एक दूसरे को पार करने के लिए। कितने की स्पीड से विपरीत दिशा में जुड़ रही है तो 240 आ जाएगा, 240 जुड़ जाएगी। अब मीटर किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ये 3 बार जाएगा 6 से और ये कितना 40 यानी कि 200/3 आ गया, 200/3। तो ये 460 200/3 से चलाना है तो कितना समय लगेगा, 36 18 और 3 से 1 बच गया, 12 13/2 20, ओके। तो 6.9 सेकंड, ओके ये रहा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
यदि शेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत लोग इसको देखेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, या आधे से ज़्यादा लोग तो इसको कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, शेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर देखना, अगर मैं इसको तोड़ दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, शेक थीटा माइनस टेन थीटा और शेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। इसने मान क्या दे रखा है, इसका मान तो ये देखो दे रखा है कितना, 5। अब शेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान मैं क्या रखूं कि, तो एक काम करो, फिर यहाँ से शेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या करो, बराबर 1/5 कर दो, 1/5, क्योंकि 5 को मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है, इसका मान ये दे रखा है। अब इसका मान आ गया मेरे पास, इसका मान दे रखा है। एक काम करो, अब इसमें से क्या करो, घटा दो किसको, शेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा को घटा दो, बराबर 1 को घटा दो, सॉरी 5 को घटा दो भाई, घटा दो, ये कट जाएगा तो टू टेन थीटा बच जाएगा। तो ये माइनस आएगा तो 1 माइनस 5 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस 24/5 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 24/10, कितना हो जाएगा, 12/5। टेन थीटा का मान आ जाएगा 12/5। डी मेरा आंसर आ जाएगा। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई? एक बेहतरीन सवाल, सिर्फ आप लोगों को देखने का नजरिया बदलना है। आपको फॉर्मूला दे रखा है और कुछ नहीं, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते हो तो मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये 5-12 का ट्रिपलेट लगा दो, क्या 12, 5 और 13 सोल्व करके देख लेना, आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सरल कर लो भाई इसको। मैंने ऐसे जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चन आए, मेरा सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है, ऑप्शन पे। ऑप्शन काफ़ी नज़दीक है, तो यानी कि आपको पॉइंट में काफ़ी नज़दीक लेना पड़ेगा। मैं 1.5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4.5 के समथिंग आएगा, इससे थोड़ा सा बढ़ाएगा। 1.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.3 के आसपास, यानी कि 4.78 के समथिंग, यानी कि 4.80। यानी कि अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो एक चीज़ बताओ, फिर क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, 0 क्या आ जाएगा, एक मिनट रुको, लगभग, रुको एक मिनट, रुको भाई। अगर मैं इसको 1.5 को मैं 3 से करूंगा, यानी कि मैं, अच्छा ये माइनस ही कर जाए हो जाएगा, फिर माइनस, अगर मैं इसको 4.8 भी मान लूँ ना, तो मतलब लगभग 0 के करीब ही आ जाएगा, 0 के करीब। मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं पॉइंट में अगर थोड़ा सा भी अंतर करूँगा 0 आ जाएगा। यानी कि 0.5 को 25 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि 15 में से मैं, मुझे क्या करना, 5.2 घटाना पड़ेगा, यानी कि लगभग 10 के समथिंग आंसर आएगा, 10 के समथिंग। ये रहा बी आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ गड़बड़ हो गई हो तो देख लेना भाई, बता देना मुझे कमेंट में। ए और बी कुल 15,000 रुपये की एक धनराशि का निवेश करके एक छोटा व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं। बी को लाभ में हिस्सा 600 रुपये प्राप्त होता है, तो बी ने कितनी राशि पे निवेश की। अब बताओ, मैं क्या बोला, अगर बी को अगर 600 रुपये आए तो ए को कितना आएगा, 1400 रुपये। दोनों को 2,000 रुपये लाभ हुआ है, तो इन्होंने, इनका 7:3 का रेशो आ गया। क्या, अगर टाइम सेम है तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट का रेशो 7:3 आ गया। 10 का मान 15,000 है, तो मुझे कितने का मान पूछा है, बी का 3 का मान पूछा है, 3 का कितना हो जाएगा, अब कर दो भाई फटाफट, 1500 इंटू 3 यानी कि 4500, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेरे वर्तमान आयु का 7/9 भाग मेरे कजिन की, यानी कि मैंने मान लिया कि मेरी कोई वर्तमान आयु, मैं खुद हूँ एक्स की, मेरी वर्तमान आयु 7/9 का भाग बराबर है किसके 5/6, यानी कि वाई, मैं मान लिया मैं इनकी 5/6 मेरा कजिन वाई है, उनके बराबर है 39 साल पहले, 39 साल पहले। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया इतना जल्दी जल्दी कैसे बता रहे हैं, किसका दुगुना है, उसकी दुगुना है, वाई का 39 से दुगुना है। ये एक समीकरण हो गई, ये एक समीकरण हो गई, इन दोनों को सोल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यार मैं इतना सोल्व करूंगा कैसे, बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, तो आपका टाइम भी खराब हो जाएगा। तो टाइम खराब होने से बचने के लिए आपको एक चीज़ करनी है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी, मैं इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से उठाऊं, लेकिन मैं बाय ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बाय ऑप्शन उठाऊंगा। एज का अगर कॉन्सेप्ट अगर आप कहीं भी बाय फंस जाओ ना, एज नहीं समझ में आ रहा है और कैलकुलेटिव हो रहा है, तो बाय ऑप्शन उठा लो। मेरी वर्तमान आयु का 7/9, यानी कि कोई भी 9 होगी उसका 7 होगा, यानी कि जो भी मेरी आयु वर्तमान आयु होगी वो 9 का मल्टीप्लाई होगी, 9 का मल्टीप्लाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक ही मल्टीप्लाई है, बस खत्म। मेरा आंसर आ गया सी। सर आपने तो मल्टीप्लाई से तो कर दिया, लेकिन 2 ऑप्शन भी तो हो सकते हैं ना मल्टीप्लाई वाले, हो सकता है इसकी जगह 54 दे दिया था, होता तो हम तो फंस जाएंगे, कैसे करेंगे। मैंने कि नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 ऑप्शन दे दिए तो समझना, 45 मेरी वर्तमान आयु है, तो मेरी इसका 7/9 कितना हो जाएगा 35, मेरी वर्तमान आयु 35 हो जाएगी। मेरे कजिन की वर्तमान आयु 35, यानी कि 5 का रेशो है, तो मेरी कजिन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, ये 5 है तो 42 हो जाएगी, 42। ठीक है, 39 वर्ष पहले, एक बार बताओ, ये मेरी एक की वर्तमान आयु 45 है, एक की 42 है, ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु आ गई, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं 39 वर्ष पहले जाऊंगा तो एक की कितनी आ जाएगी 6 और एक की 3 आ जाएगी। क्या ये बात नहीं बोल रहा 39 वाले पहले मेरी आयु उसकी आयु से दुगनी थी, क्या दुगनी नहीं हो गई, दुगनी, बिल्कुल सर हो गई। तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आपको डाउट होता है, 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे रीजनिंग। मैंने लगभग 40 मिनट दिए आपको 25 क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है सब क्वेश्चन के, आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताया है। जिन तरीकों से मैं एग्जाम में 3 बार क्वालिफाई किया हूँ वो तरीके आपको एग्जाम में बताए हैं। मतलब आपको इस मॉक में बताया कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई का यूज करना है, कैसे ऑप्शन का यूज करना है। बस एग्जाम में ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ए और डी के बीच 3 का अंतर है, क्यों 17 पे आता 19 पे, इनके बीच 2 का अंतर है। VWX इनके बीच 2 का अंतर है। EFG इनके बीच 2 का अंतर है। तो ये गलत हो जाएगा, कौन सा, क्योंकि इनके बीच 3 का अंतर है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि मैं प्लस को माइनस और इंटू को भाग से बदल दिया जाऊँ। 28 64 में भाग दे दूंगा 4, ये प्लस हो जाएगा 168 इंटू 2 माइनस 69, ये कितना हो जाएगा 7 1 और 4 से 6 716 प्लस 336 माइनस 69। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1052 में से 69 घटा दूंगा, बस 11 में से 9 बच गया। एक मिनट 9 बच गया, सॉरी 3 बचेगा। 12 में से 9 गया तो 3 बच गया, और ये 104 में से 6 गया तो 98 बच गया। 983 आंसर हो जाएगा बी। अभी तो मैं भी फंस गया था, कभी कभी हो जाता है भाई। वैसे देखो, अगर ऐसे नहीं भी कर पाओ ना तो एक काम कर सकते हो, 1052 में से 69 घटाओ, ये कैसे बताओ। 52 घटाऊंगा तो मेरा यहाँ 17 बच जाएगा, 17 इनकी 1000 में 17 घटा दूंगा तो 983, बस तोड़ के भी आप लोग घटा सकते हो। 7 दोस्त OPQ RSTU उत्तर की ओर सम्मुख, P अंतिम छोर पर बैठा, एक अंतिम छोर पर कहीं भी P बैठा है, ओके।
क्यों एस के निकटतम बाएं बैठा है, पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ओके, सोल्व करो इसको। पी किसी भी अंतिम छोर पर बैठा होगा तो अभी इस लाइन को छोड़ दो। क्यों एस के निकटतम बाएं बैठा है, लेकिन क्यों एस के निकटतम बाएं बैठा है, लेकिन एस तो कहीं मुझे दे रखा है। सबसे बढ़िया चीज मुझे क्या दे रखी है, पी। पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। टी जहां भी बैठा होगा पी उसके पी के दाएं बैठा होगा भाई, सॉरी पी टी के दाएं बैठा है। ओके, उल्टा लिख दिया था। अब पी तो एक अंतिम छोर पर हो गया, 3 ही हो गए तो 4 इधर ही होंगे, फिर 4 हो गए ना, 4 3 4 7। ओके, अब देखो यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, ओ आर और टी के मध्य बैठा है। ओ यहाँ आर और टी के मध्य बैठा है। क्यों एस के क्यों है ना, एस के निकटतम बाएं बैठा है, तो यू कहाँ बैठा होगा, यू यहाँ बैठा होगा, बस खत्म। कौन बीच, ठीक बीच में बैठा है, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी डी 2+2+10 आएगा, जे आएगा भाई, तो ये सी वाला ऑप्शन तो गया। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी आएगा, वी यानी कि यू वाला ऑप्शन गया। अब क्या आएगा, ए सी यानी कि 1 3 5 7 9, 9 पे क्या आता है, आई। डी मेरा आंसर। 10 सेकंड का सवाल, जिसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, लॉजिक बता दिया, बात खत्म। ए बी सी डी ई एफ जी 7 मित्र हैं जिनके आवधिक परीक्षण अलग अलग अंक प्राप्त किए। सी ने 2 व्यक्तियों से अंक प्राप्त किए। सी ने भाई 2 व्यक्ति यानी कि सी से पहले, सी से ज्यादा 2 व्यक्तियों ने अंक लाए हैं, ठीक है। बी ने सी से अधिक लेकिन ऐसे अंक प्राप्त किए, यानी कि बी ने सी से अधिक लेकिन ऐसे प्राप्त किए। ओके, ई ने एफ से अधिक लेकिन डी से कम अंक प्राप्त किए। एफ ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। देखो ये कितने लोग हैं, 4 3 7, 3 ये हो गए तो 4 नीचे बना दूंगा, 4 नीचे। ओके, ये क्या बोल रहा है कि ई ने एफ से, एफ ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया, ई ने एफ से अधिक लेकिन डी से कम प्राप्त किए, तो सबसे नीचे कौन हो जाएगा, जी। ये पूछा है, कौन बच गया, जी बच गया। तो सी और जी के बीच कितने व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए, तो 3 व्यक्तियों ने। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज देखो, 2 × 3 + 1, 7 × 3 + 2, 23 × 3 + 3, ये कितना है, 72 × 3 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, 220 × 3 + 5, बस 660 में 5 जोड़ दो, 665। डी मेरा आंसर। एक सीधा लॉजिक जो देखने पर आपको वैसे ही पता लग गया। सी से डी, ए से सी, एस से वी, 3 फिर 4, ये +1 है, +2 +3 +4 +1 पी क्यू, ए बी सी सी, +3 6 +4 15, 15 पे कौन सा होगा, ओ। नेक्स्ट, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है। उत्तर दिशा में किस, उत्तर दिशा इस साइड है, 4 मीटर चलता है, 4। फिर अपने दाएं मुड़ता है और 7 चलता है, 7। दक्षिण की ओर मुड़ता है और फिर 4 चलता है, 4। बराबर दिशा में आ गया। अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच दूरी 7। आयत बना दिया भाई इसने, आयत बना दिया। ये 3 अंक की संख्या पर निर्धारित है, पहला दूसरा तीसरा अंक दे रखा है। ओके, सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी। ओके, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया जाए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 653, इसका दूसरा अंक कौन सा है, 5। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 317, इसका पहला अंक कौन सा है, 3। इन दोनों का योग पूछा है, 8। बिल्कुल लल्लू सवाल। कुछ लिपस्टिक फाउंडेशन है। लिपस्टिक क्या है ना भाई, लिपस्टिक का जमाना है। क्या है, फाउंडेशन।
फाउंडेशन लगा के ही लड़कियां बेवकूफ़ बनाती है भैया। मेकअप, सभी फाउंडेशन बुरे हैं, ओके। फाउंडेशन लगाते ही भूरी हो जाती है, गोरी। कुछ बुरे हाइलाइटर है, ओके, वो हाईलाइट दिखने लग जाती है, हाईलाइट। अब निष्कर्ष निकालो, कुछ लिपस्टिक बुरे हैं, बिल्कुल सर, ये जो हिस्सा आ गया वो बुरा ही होगा। लिपस्टिक का जो हिस्सा आ गया बुरा है। सभी फाउंडेशन लाई हाइलाइटर नहीं, इसने बुरों के बारे में बोला है। फाउंडेशन और हाइलाइटर के बीच क्या संबंध है, इसने कतन में कहीं भी नहीं बोला है, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। बस ओनली मेरा 1 अनुसरण करता है, डी मेरा आंसर। ये कुछ आपको संख्याएं दे रखी है, उनके कोड दे रखे हैं, और आपको कुछ स्थितियां, इनके कुछ शर्तें दे रखी है। पहली शर्त क्या है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, ओके, पहला तत्व एक प्रतीक है, नहीं सर, पहला तत्व की संख्या ये इनकी, ये तो मेरी खत्म, ये तो मेरे लागू नहीं होगा, ठीक है। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, बिल्कुल 7 एक विषम संख्या, अंतिम तत्व एक सम संख्या है, बिल्कुल 4 एक सम संख्या, तो पहले और अंतिम तत्व को क्या सी ऐसे, इसको क्या बोलते हैं यार, कुछ भी बोलते हो, इसके रूप में निर्धारित किया, इनके पहले और लास्ट में पहला और अंत दोनों इनसे होगा, इनकी सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगली शर्त मुझे ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। सभी आर्कडिक फूल है, क्या है भाई, फूल। कुछ आर्कडिक सुंदर है, ओके, सुंदर है भाई, सुंदर। कुछ फूल सुंदर है, बिल्कुल है, क्योंकि जो ये आर्कडिक का ये जो हिस्सा है कुछ, ये सुंदर होगा। सभी फूल सुंदर फूल है, नहीं यार, हमें थोड़े के बारे में तो नॉलेज है, पूरे के बारे में थोड़ी। देखो, हो सकता है ये ऐसे बना हुआ, हो सकता है ये ऐसे भी बना हुआ हो, तो ये तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जहाँ हमें कन्फर्मेशन नहीं होगी वो वाक्य हमेशा गलत होगा, इनकी वो निष्कर्ष हमेशा गलत होगा, इनकी ओनली 1 अनुसरण करता है। ये बोल रहा प्लस को माइनस, इंटू को प्लस, तो ये बताओ 28 प्लस को क्या लिखा जाएगा, -11, इंटू को प्लस, माइनस को भाग, और भाग को इंटू। 18 में 9 का भाग दूंगा 2, 10, यानी कि 18 आंसर आ गया। 28 - 10 18। रीजनिंग जल्दी कराने का रीजन ही यही है क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें है नहीं, जहाँ समझाने बस लॉजिक है, जो लॉजिक में आपको बताते जा रहा हूँ। ये 13 या 15 या 17 या 19 है तो 21 आएगा, 21। अब बताओ, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22, ये 24 आएगा, वो एक्स बस। 6 मित्र ऐसे अब तक वर्ताकार मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे, केंद्र के सम्मुख 6 लोग हैं। बी है ना, ए के सामने बैठी है, ए के सामने। सी बी के ठीक दाया बैठा, बी का दाया कौन सा होगा भाई, ये वाला। डी ए के बगल में नहीं बैठा, अगर डी ए के बगल में नहीं बैठा है तो डी यहाँ बैठा होगा। ई सी के बगल में नहीं बैठा, ई यहाँ नहीं बैठा तो ई यहाँ बैठा होगा। अब कौन बच गया भाई, एफ, एफ यहाँ बैठा होगा। ए के ठीक बाय कौन बैठा है, ए के ठीक बाय एफ। नेक्स्ट, के से पी का संबंध क्या है बताओ। डॉलर का मतलब क्या है, एक का 10 सेकेंड भाई, वेट करना थोड़ा सा। फोन आ रहा है मेरे, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉलर का मतलब क्या है, पी डॉलर एन, यानी कि डॉलर का मतलब है पी बहन है किसकी, एन की। परसेंटेज का मतलब एन पुत्री है किसकी, एच की। एंड का मतलब क्या है, एच पति है किसका, के का। तो के पी से किस प्रकार संबंधित हो गई बताओ, के पी की माँ हो गई, माता। नेक्स्ट, ए बी की बहन है, ए बहन है किसकी, बी की।
सी बी की माँ है, सी माँ है बी की, बी की जेंडर के बारे में भी डिफाइन नहीं है। डी सी का पिता है, डी पिता है किसका, सी का। ई डी की माँ है, ई डी की माँ है। ओहो, फिर ए डी से किस प्रकार संबंधित हुआ? ए पोती या नातिनी हो गई भाई, दूसरी पीढ़ी में चली गई ना वो ए। नेक्स्ट, ये कितने 16 का अंतर है, क्या लॉजिक बन रहा है इसमें? ये 5 है। ओ ओ ओ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। 13 दू 26, 2 गुणा +3 +5, फिर 2 गुणा +3, फिर +5, फिर 2 गुणा +3, फिर 5, फिर 2 गुणा, यानी कि 160 × 2 +5, यानी कि 325। ये सॉरी +3 है ना, +3, सॉरी 323। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे निचली वाली मंजिल 1 है, सबसे ऊपरी मंजिल को 2, सॉरी उससे ऊपर वाले मंजिल को 2, फिर इसी तरीके सबसे ऊपरी वाले मंजिल को 6। बी एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो अभाज्य संख्या है। ओके, अभी अभाज्य संख्या है 2 3 5 होगी, ठीक है, तो किसी पर रह सकता है। ई जिस मंजिल पर बी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनके मंजिल संख्या का अनुपात, उनके मंजिल संख्याओं का गुणनफल 3 है। ओके, यानी कि बी और ई या तो 3 पर होगा या 6 पर होगा। तो एक बात बताओ, अगर 6 पर हुआ बी तो क्या वो अभाज्य संख्या होगी? नहीं सर। तो 3 पर कौन होगा? 3 पर कौन होगा? बी। अब नीचे 2 होंगे और 3 ऊपर होंगे, बस 1 2 3 4 5 6, ये मंजिलें हो गई। बी 3 पर आ गया, ई 6 पर आ गया। अच्छा, संख्याओं का गुणनफल 3 है। ओके, तो ई कितने पर आ जाएगा? 1 पर ई, सॉरी माफ करना, वह 3 × 1 होगा, 3 × 1, तो 3 मेरा इस पे आ गया, ठीक है। बी ई 1 पर आ गया। डी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं कि इनकी डी यहाँ आ जाएगा। एफ सी के ठीक नीचे रहता है। एफ, अगर मैं एफ को यहाँ रखूंगा कि सी के नीचे रहेगा? नहीं, तो एफ को यहाँ रखना पड़ेगा, सी को यहाँ रखना पड़ेगा। तो अब कौन बच गया? ए बच गया। ये बोला ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूप को TNVO लिखा जाता है। ओके, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है और ये -1 है। इनकी +1 पहले BC, फिर -1 N CN A, फिर +1, फिर -2 -1। कितने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता योग शिक्षक नहीं हो? ओके, पहले कितने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं? वर्त भारतीयों को दर्शाता है ये, यानी कि ये भारतीयों को दर्शाएगा। देखो, सामाजिक कार्यकर्ता किसको त्रिभुज दर्शाता है, तो इनके बीच होगा 14 या 18 में से एक होगा, 14 या 18 में से। लेकिन वो क्या होना चाहिए? योग शिक्षक नहीं होना चाहिए। योग शिक्षक आयत को दर्शाता है, यानी कि ये तो इनके बीच नहीं होगा। अब क्या बचा? 18 ही बचा, डी आंसर। नेक्स्ट, संख्या 3 4 1 3 5 2 7 8 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 3 4 1 3 5 2 7 8, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो। 1 2 3 3 4 5 7 और 8। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रही? बताओ। एक तो इसकी रही, एक इसकी रही, 3 की रही, 3 की।
नेक्स्ट, एक कक्षा में अणु का स्थान नीचे से 1580 से 14 है, सबको पता है फॉर्मूला 15 + 14 29 - 1 28। एम एम 13 पर ये 14, चलो लिख लो 13 5 18 7 5 14 8 23 14 14 एच आई, इनकी ये कितना होगा 8 5 1 22 25 9 8 6 3 और 8। एक चीज़ देखा +1, ये भी +1 है, +3 ये भी +3 है, +5 ये भी +5 है, +7 ये भी +7 है, और ये +9 ये भी +9, बस +1 MN, फिर +3 18, बस हो गया सोल्व। नेक्स्ट 925 को इतना लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। ब्लड के लेयर कोड, ब्लड ढूंढो भाई, ब्लड ढूंढो, ब्लड कहाँ लिखा हुआ है, ब्लड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इज और रेड का मुझे कोड मिल जाएगा, तो मुझे ब्लड का कोड मिल जाएगा। फिर उसके बाद इज का कोड क्या है, ये देखो यहाँ इज है, यहाँ भी इज है, तो यहाँ इनमें कॉमन क्या है 6, यानी कि इज का कोड 6 हो जाएगा, इनकी ऑप्शन खत्म, 6 वाला तो ऑप्शन खत्म। अब मुझे अगर मैं किसका रेड का कोड ढूंढ लूँ, इसमें रेड है, इसमें भी रेड है, क्या कॉमन है इन दोनों में 7 और 9 में से 9 बच गया। अब ब्लड का कोड कौन सा बच गया 7 ए आंसर। एबडक्ट्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित रहेगी, बताओ। ABDUCTS, ABCDSTU, बताओ 1 2 3 3 की भाई 3 की। नेक्स्ट, एज पूर्व दिशा में अपने घर से 13 मीटर चलना प्रारंभ शुरू करता है। पूर्व दिशा में 13 चला, फिर बाएं मुड़ता है और 17 चला, फिर पश्चिम की ओर 19 चला, 19 आगे निकल गया, अंत में 17 चलता है। 6 किस दिशा में, अंतिम बिंदु की दिशा और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक बिंदु भाई 6 किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में, 10। नेक्स्ट लिख दो भाई इसका 20 22 18 2 6 और 4 22 25 सॉरी 23 25 और 21 13 26 और 11, देखो +2 सॉरी +2 +4 +2, ये तो उल्टा उल्टा हो गया यार। एक चीज देखो, ये -2 ये -2 ये -2 ये +2 ये +2, यानी कि ये गलत होगा फिर तो। बी गलत हो गया भाई, बी। ऐसे भी देख सकते हो, कैसे देखोगे यार, और तो कुछ लॉजिक बनता दिख नहीं रहा मुझे। आप लोगों को मिल जाए तो बता देना, फिर इसके अलावा भी कोई लॉजिक हो तो। ये देखो 6 का स्क्वायर -1, तो ये 8 का स्क्वायर -1 63। नेक्स्ट, 6 कर्मचारी STUVWX एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ओके, 6 कर्मचारी है, 6।
सबसे पहले जो कन्फर्म बैठा हुआ है उसको बिठा दो, एक्स वी के बाई ओर बैठा है, एस डब्ल्यू और वी के निकटतम पड़ोसी, एस डब्ल्यू और वी का निकटतम पड़ोसी, टी एक्स और यू, बस खत्म। एस और एक्स का निकटतम पड़ोसी कौन है, वी वी वी। इसी के साथ आपकी रीजनिंग भी समाप्त हो जाती है। अब क्या करेंगे बताओ, अब करेंगे अपन साइंस। वसा और तेल किन कार्बनिक पदार्थ यौगिकों से बने होते हैं बताओ, किन यू कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। मैंने तो नहीं बताया, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरू से ही कि जो वसा और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, वसा और तेल। ये मेरा आंसर। ऑक्सीजन पादप हार्मोन होता है, तो किसके लिए जिम्मेदार होता है बताओ। ऑक्सीजन पादप हार्मोन किसके लिए, पौधों की लंबाई की, पौधों की वृद्धि के लिए। यानी कि ऑक्सीजन जो पादप हार्मोन है ना, वो पौधों में वृद्धि करता है। अब वृद्धि से संबंधित कौन है, एक फोटोट्रोपिज्म भी एक ऐसा हार्मोन है, या मतलब एक ऐसी चीज है जो पौधों की वृद्धि में, जो पौधों की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि इसका ही एक मैं कह सकते हैं सिनोनिम से इनकी पर्यायवाची हो गया एक ऐसा। साबुन को तेजी से सूखने से रोकने और झाग बनाने के लिए आमतौर पर साबुन में कौन सा रसायन मिला जाता है, कौन सा। ये कहीं ना कहीं अभी जो शिफ्ट हुए हैं ना, इनसे पहले जो भी पहला फेज हुआ था ग्रुप डी का, वो किसी ने बताया था ये ऐसा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा हो गया होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये होता है सोडियम रोजिनेट, जो क्या करता है, साबुन को तेजी से सूखने से रोकता है और झाग बनाने के लिए आमतौर पर साबुन में मिलाया जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, सबको पता है, किसी विटामिन सी की कमी से। कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है बताओ। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। ये तो मैंने कितनी बार बता दिया। कौन केंद्रक, जो केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है, ठीक है। उत्प्लावन बल का परिणाम किस पर निर्भर करता है बताओ। मैं एक चीज बता दूं, उत्प्लावन बल का जो परिणाम है ना, वह द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किसके, द्रव के घनत्व पर। क्यों करता है, क्योंकि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ना, वो इस पर कार्य करता है। किस पर, उत्प्लावन बल पर। इसका देखो, उत्प्लावन बल का एक फॉर्मूला भी होता है, P इंटू वी इंटू जी। P का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, उस द्रव का द्रव्यमान। V का मतलब तो सबको पता है, ये कौन, आयतन। और G का मतलब तो सबको पता है, ये कौन, गुरुत्व त्वरण। ये इसका फॉर्मूला भी होता है, जिसको गणितीय रूप बोलते हैं उत्प्लावन बल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तरल पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण शून्य कर दिया जाए तो क्या नहीं रहेगा। एक बार बताओ, पदार्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो किस पर निर्भर करता है, वो दाब पर निर्भर करता है। यानी कि दाब नहीं रहेगा, अगर शून्य कर दिया जाए तो दाब नहीं रहेगा। अनुदैर्घ्य तरंगे किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, सबको पता है, वैक्यूम। यानी कि निर्वात में अनुदैर्घ्य तरंगे गति नहीं करती। लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है, बताओ, जिंक में, जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसा द्रव और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का माध्यम होता है, सबको पता है, कौन सा, कोशिका द्रव्य। ये तो सीधे क्वेश्चन है यार, आराम से कर जाओगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आराम से आप लोग 20 प्लस कर जाओगे। शैवालों में जनन कौन सा होता है बताओ, कौन सा था, कायिक जनन। जो कायिक जनन है ना, मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है ना, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, ठीक है। अगर कहीं भी एक दो ऑप्शन ऐसे दे रखे हो जो इसमें उसका एक प्रकार दे रखा हो, इनके एक प्रॉपर दे रखा हो, यानी कि मैं कहता हूं कि अगर कायिक नहीं होता तो इसका आंसर अलैंगिक होता, ठीक है। अब इसने चूंकि एक एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया कायिक जनन,
तो उसका आंसर कायिक होगा। कोई अलैंगिक लगा मत देना। फूल और फल उगाने वाले पौधे किस प्रकार किस समूह से संबंधित होते हैं, बताओ। चलो एक अच्छा क्वेश्चन, पादप जगत से संबंधित क्वेश्चन है एक। एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसका आंसर एंजियोस्पर्म ही होगा। फूल और फल उगाने वाले पौधे एंजियोस्पर्म से संबंधित होते हैं। जिम्नोस्पर्म बीज रहित पौधे होते हैं, बीज रहित, सॉरी बिना बीज वाले जिनके फलों में कोई बीज नहीं होता, बिना बीज वाले पौधे। फर्ण क्या होते हैं, ये बीज रहित होते हैं, यानी कि बिना फूल वाले पौधे, यानी कि जिनमें फूल नहीं होता, बिना फूल वाले पौधे या बीज रहित बोलते हैं जिसे। ओ सॉरी जिम्नोस्पर्म तो नग्न बीजी होते हैं, नग्न बीजी, माफ करना दोस्तों, नग्न बीजी। ब्रायोफाइट्स बिना संवहनी उत्तक वाले होते हैं, जिनमें कोई संवहनी उत्तक नहीं होता। हम ब्रायोफाइट को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंख का कौन सा भाग प्रकाश का रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है, सबको पता है, क्या करता है बताओ, लेंस। जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है, बताओ। जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है, जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहा जाता है, एलील। पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है, बताओ। ये सीधा क्लोरोफिल, ये तो 100% आंसर सही देंगे इसका। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बता दो। हवा में मैग्नीशियम का घुलना, रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, ठोस से द्रव। वो भौतिक परिवर्तन है भाई, ठोस से द्रव वाला। यदि धारावाही तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो विभवांतर के लिए तार में धारा क्या होगी। एक चीज बताओ पहले तो मुझे, एक ओम का नियम होता है, ओम का नियम, जिसमें होता है I बराबर V/R। ये बोल रहा है कि धारावाही लंबाई आधी कर दी जाए, यानी कि R आधा कर दिया जाए। अगर देखो मैं इसको V/1/2 कर दूं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 2V। तो क्या हो जाएगा, विभवांतर धारा से दुगुना हो जाएगा, दुगुनी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है और देखता है कि उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा बनता है, तो बताओ कौन सा प्रतिबिंब होता है, सबको पता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। जब कोई पिंड किसी द्रव में डूबा होता है तो द्रव को विस्थापित करता है, तो कौन सा बल उत्पन्न करता है। अभी जो वो आया था ना, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बनाया था क्या, हाँ ये जो भी एक क्वेश्चन आया था, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, उत्प्लावन बल का परिणाम। ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये होता है उत्प्लावन बल। ये क्या होता है ना, यही होता है जब कोई पिंड किसी द्रव में डूबा होता है और द्रव को विस्थापित करता है, तो उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। 0.01 सेकंड आवर्तकाल, दोनों तरंग की आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। अगर मैं आवृत्ति निकालना है तो 1/01, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 100। ये 00 ऊपर चला जाएगा तो 100 हर्ट्ज मेरा आंसर हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। कुछ नहीं है, सीधा सवाल, साइंस। मानव शरीर की मुद्रा संतुलन बनाए रखने में मदद कौन करता है, बताओ। सेरेबेलम करता है भाई, सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। संतुलित अभिक्रिया 2Al + 3Cl2 में 2AlCl3 में एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड का मोल क्या होगा। 2 एल्यूमिनियम होंगे और 2 ही क्या होंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड।
दो दो का रेशो होगा भाई, यानी कि एक का रेशो, एक एक का रेशो होगा, लेकिन इसने काट नहीं रखा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। डोरी में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति जिम्मेदार है बताओ। आवर्ती दोलनी। कौन सी आवर्ती दोलनी गति। किसी परिपथ में वोल्टमीटर को समांतर में क्यों जोड़ा जाता है बताओ। क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए। नेक्स्ट, जिक्के बची है, जिक्के भाई, जिक्के। जिक्के के नाम पर वैसे भी करंट ही दे रहा है, मेरा मन नहीं करता करंट करने का, जो कि करंट इतनी पड़ी हुई नहीं है। अब जो आता है वो बता दूंगा आप लोगों को। 2026 में पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग कहाँ आयोजित की गई है जाएगी बताओ। ये की जाएगी दुबई में भाई, दुबई में। कहाँ, दुबई में। कबड्डी में देखता रहता हूँ, इस वजह से मुझे याद है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान की, नहीं पता यार। देखो ये पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। तो ये भारत नागरिकता अधिनियम किसी के द्वारा भी निरस्त नहीं किया गया है। डीआरडीओ भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई पहली ऐसी विमान विरोधी मिसाइल जिसका नाम, इसका फुल फॉर्म बताओ। NASM। ये सब क्या है ना, मैंने NTPC के टाइम पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा याद होगा। किसका फुल फॉर्म, NASMR का। इसका मतलब नवल होता है, नवल। एन का मतलब नवल, यानी कि नेशनल वाला खत्म। नवर एंटीशिप। ये एंटीशिप तो देखो यहीं दे रखा है, एंटीशिप होगा, एंटीशिप यानी कि एयरबोर्न नहीं होगा, एंटीशिप। सी मेरा आंसर। उसने आंसर भी क्वेश्चन में छुपा रखा था थोड़ा सा। किस राज्य ने 2025 के लिए अपनी AI नीति विकसित करने के लिए 16 सदस्यों AI नीति कार्यबल का गठन किया है। तो ये किया है भाई महाराष्ट्र ने। किसने, महाराष्ट्र ने। चौथे थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने, पता नहीं यार। सरकार 2026 की गणना, 2027 की जो जनगणना करेगी ना, वो 2 चरणों में करेगी, 2 चरणों में। हाल ही में समाचारों में स्टेट ऑफ एयर स्पेस प्लेटफॉर्म, ये पता नहीं यार। किस नियामक निकाय ने उत्पादक लागत निर्धारण विनिमय 2025 अधिसूचित किया है, पता नहीं है भी। भारत में किस राज्य ने देश की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है। देखो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑप्शन में मुझे एक चीज़ दिख रही है, मध्य प्रदेश। और वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है, तो मैं लगा देता हूँ तुक्का। वन से संबंधित है वो, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, तो थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच के लगा देता हूँ। यार आलस आने लग जाते हैं धीरे धीरे। गेम और नीति आयोग के बीच साझेदारी का मुख्य लक्ष्य क्या है। जैसे ही जीके के आते हैं ना, मुझे बहुत आलस, ये करंट वगैरह मुझे बहुत आलस आते हैं यार। महाराष्ट्र का कौन सा ऐतिहासिक शहर जहाँ औरंगजेब की कब्र है और 2025 की घोषणा के बाद रत्नापुर नाम से जाना जाता है। कहाँ है बताओ। औरंगाबाद की कब्र तो औरंगजेब की औरंगाबाद में ही होगी ना, या और जगह है कहीं पे। तो अभी औरंगाबाद लगा देते, देखते। राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप जो जंपिंग कहाँ हुई थी, पता नहीं। जो कि मैंने ऑप्शन देखा तो मुझे सारे अगर कोई कोरिया या चीना का नाम होता तो मैं लगा देता, लेकिन सारे ऑप्शन। सैन्य शक्ति के लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश, भाई सैन्य शक्ति के लिए तो अमेरिका ही जाना जाता है, अमेरिका। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 किसने लॉन्च की है बताओ। तो मैं बता दूं, जो सहकारी नीति 2025 है ना, अमित शाह ने लॉन्च की है।
अच्छा, 2025 की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने किस टीम को हराया बताओ? ऑस्ट्रेलिया को। अपना तेम्बा डॉन, जॉन बनेगा डॉन ने जीता है भाई। इंडिया को भी 2-0 से हराया, वाइट वॉश किया टेस्ट में, डॉन आदमी है। 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व धरोहर दिवस 2025 का विषय क्या है भाई? भविष्य के लिए अतीत का संरक्षण या सांस का, ये पता नहीं यार, चलो छोड़ो फिर। तो चलो सबमिट कर देते हैं फटाफट। आपका 1.5 घंटे में कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, टाइम भी आप लोगों का ख़राब ना हो। कितना आपने 87 नंबर आया है, 47वीं रैंक, 50,000 लोगों ने दिया है, बहुत लोगों ने दिया 99। ठीक है भाई, थोड़ा सा मॉक भी सीधा था। अब जो गलत हो गए वो मैं आपको बता देता हूँ, जो नहीं हुए वो भी बता देता हूँ। साइंस के ठीक है, मैथ में भी ठीक है, रीजनिंग में एक गलत हो गया भाई। कौन सा गलत हो गया भाई? 28। अच्छा, यही गलत हो गया क्या? मैं देख भी रहा था शायद ये गलत हो सकता है ना, इसमें कुछ और लॉजिक है यार। क्या लॉजिक है? +2 - 4 +2 - 4 +13। ओके, तो भाई ये लॉजिक है इसमें, मैं शायद वो गलत कर दिया होगा लॉजिक। कबड्डी, ये ठीक है। ये जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के साथ किन दो आईआईटी ने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए बताओ? कौन कौन से है भाई? आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर है। हाल ही में शुरू की गई GE0FIR संबंध पहल के संबंध में कौन सा कथन गलत है भाई? ये पहल कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा मुंबई में एक पायलट योजना के रूप में शुरू की गई थी। ये कथन गलत है, बाकी सही है। सही को मैं पढ़ देता हूँ एक बार। E0FIR पहल का उद्देश्य भारत में साइबर वित्तीय अपराधों के पंजीकरण और जांच को तेज करना है। 10 लाख रुपये से अधिक के मौद्रिक नुकसान वाली शिकायतें क्षेत्रीय क्षेत्रों की परवाह किए बिना स्वचालित रूप से FIR में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराधों रिपोर्टिंग पोर्टल, दिल्ली पुलिस के EFIR सिस्टम और राष्ट्रीय CCTNS नेटवर्क के साथ एकीकृत है भाई। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने विभिन्न खेलों के अनुशासन में 13 से 25 वर्ष की आयु के युवा एथलीटों का समर्थन करने के लिए एक खेल छात्रवृत्ति पहल शुरू की है बताओ भाई? किसने की है भाई? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ये तो सही है, ये सही है। चौथे थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते भाई? 2 पदक। हाल ही में समाचारों में रहा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म शब्द सुर्खियों में रहा है, किससे संदर्भित करता है बताओ? DRDO द्वारा लगातार प्रत्यावलोकन, खुफिया निगरानी और संचार रिले के लिए विकसित एक उच्च ऊंचाई वाले किस नियामक निकाय ने उत्पादन लागत निर्धारण विनियम 2025 अधिसूचित किया है बताओ? अधिसूचित किया है CCI ने। गेम और नीति आयोग के बीच साझेदारी का मुख्य लक्ष्य क्या है बताओ? स्थानीय उद्यमिता, पारिस्थितिकी तंत्र और रोजगार सृजन का समर्थन करना। महाराष्ट्र का कौन सा ऐतिहासिक शहर औरंगजेब की कब्र बताओ कहाँ है? तो खुलदाबाद में, औरंगाबाद में खुलदाबाद। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के 149 सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ 1220.12 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो खरीद श्रेणी के अंतर्गत आते हैं बताओ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। फरवरी 2025 और में 2025 का राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप कहाँ? ये शायद मोदी इक्वेस्ट्रियन मेरठ में हुआ है शायद, है ना? हाँ, मोदी इक्वेस्ट्रियन अकादमी मेरठ में।
18 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व धरोहर 2025 का विषय क्या है भाई? आपदाओं और संघर्षों में खतरे में विरासत, खतरे। तो भाई इसी के साथ आपके ख़त्म हो जाते हैं जीके के क्वेश्चन, और आपके मैथ रीजनिंग जीके सब 100 के 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आते तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। कोई भी डाउट आता है आप लोगों के, मैं आप लोगों का डाउट का सॉल्यूशन भेजूँगा, आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल को से जुड़ सकते हो। आने वाले समय में आपके ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी मॉक के माध्यम से। और मैं खुद मैथ रीजनिंग के पूरे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी आने वाले समय में पूरे प्रीवियस ईयर इसी चैनल पर अपलोड करूँगा विद सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोगों को इस चैनल पर आगे बहुत कुछ मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।